जय हिंद दोस्तों। मैं आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस फोकस में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम आत्मविश्वास सीरीज का तीसरा टेस्ट देखेंगे। इसके पहले हमने 2 टेस्ट लगाए हैं जिसके प्रश्न बहुत ही उम्दा, बहुत ही क्वालिटी के हैं। आज भी हमारे प्रश्न वैसे ही क्वालिटी वाले हैं। आज का जो टेस्ट है आपके एग्जाम में कम से कम 4 नंबर देके जाएगा। पूरी ईमानदारी से आप इस टेस्ट को अटेंड करेंगे। आप लिखित रूप से इसमें 50 क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन मौखिक रूप से आपको कम से कम 100 क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए इस महत्वपूर्ण सेशन को शुरू करते हैं। देखते हैं अपने प्रश्नों की श्रृंखला को। पहला प्रश्न दोस्त आपके सामने है। ईमानदारी से अटेंड कीजिएगा पूरा टेस्ट कि आपको एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो। पहला प्रश्न मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। निम्नलिखित में से एक प्रसिद्ध असमिया त्यौहार है, तो दिए गए ऑप्शन को ध्यान से पढ़ें। इसमें जो राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, रोंगाली बिहू। अब एक चीज और याद रखें, अगर कली गोपाल के बारे में भी पूछे तो भी वो भी असम से संबंध रखता है। चलिए हम थोड़ा सा बात करते हैं। बिहू के बैकग्राउंड में अगर जाके आपसे प्रश्न बनता है तो आप कैसे अटेंड करेंगे। बिहू पूछा जाता है ये किस प्रकार का त्यौहार है, तो दोस्तों ये फसल कटाई और फसल पकने की खुशी में मनाया जाने वाला त्यौहार है। और जो बिहू शब्द है ये किन्होंने दिया, तो दोस्तों दिमासा लोगों ने। ठीक है, दिमासा लोगों की भाषा में मतलब ये बिहू शब्द निकल के आया था। बिहू को पहले बीसू शब्द से जाना जाता था। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखिए बिहार पुलिस में पूछा जा चुका है, यूपीएससी आरओ में भी पूछा जा चुका है, इसलिए ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए बात करते हैं दूसरे प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किस भाषा को केंद्र सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जा चुका है। ठीक है, अब इसमें देखिए जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तमिल भाषा को। देखिए अगर आपसे पूछा जाए तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया, तो दोस्तों 2004 में। ये वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। अब आपसे कुछ फैक्ट पूछे जाएंगे एग्जाम में, जैसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने के लिए किसी भी भाषा को कुछ मानदंड पूरा करना होता है। ठीक है, तो दोस्तों मानदंडों से संबंधित आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो पहला क्या है, वो उसकी प्राचीन शुरुआत होनी चाहिए। दूसरा क्या है, उसकी एक विशिष्ट विरासत होनी चाहिए। तीसरा क्या है, बड़ी मात्रा में शास्त्रीय साहित्य उस भाषा में लिखे होने चाहिए। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। चलिए तीसरा प्रश्न देखिए। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है, तो दोस्तों पुष्कर मेला अजमेर में आयोजित होता है और ये ऊंट के व्यापार से संबंधित मेला है। याद रखेंगे, अजमेर आपसे पूछा जाए कहाँ पे है, तो दोस्तों राजस्थान में। आइए अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर चौथे के ऊपर। बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के प्रणेता कौन थे, तो दोस्तों प्रश्न नंबर 4 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है, अवनींद्रनाथ टैगोर जी। ठीक है, याद रखिएगा, आपको नोट बनाने की आवश्यकता नहीं है। आपको जीएस फोकस 360 डिग्री टेलीग्राम चैनल पे इसके पीडीएफ मिल जाते हैं। जितने भी महत्वपूर्ण सेशन मैंने लिए हैं उनके सभी पीडीएफ आपको वहाँ पे बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। तो दोस्तों आप जीएस फोकस फैमिली का पार्ट बनिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप नए हैं तो आप इस चैनल से जुड़िएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी वाले सेशन मिलते हैं यहाँ पे। उसके बाद देखिए, लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य में लोकप्रिय है, तो मेरे दोस्त आपको पता होना चाहिए बिहार से संबंधित है। ठीक है, बिहार में मधुबनी पेंटिंग को जीआई टैग भी मिल चुका है, आप याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि जीआई टैग भारत में सर्वप्रथम किसको मिला था, किस फसल को या किस रचना को मिला था, तो दोस्तों ये दार्जिलिंग के चाय को मिला था। और कब मिला था, 2003 में। ठीक है, ये भी बात आप याद रखेंगे। चलिए अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 6 के ऊपर। कानून के शासन की अवधारणा निम्नलिखित में से संवैधानिक प्रणाली की एक विशेषता है, तो देखिए किस देश की संवैधानिक प्रणाली की विशेषता ये है, तो दोस्तों अब हम भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्न देख रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 6 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है, ब्रिटेन से। ठीक है, और इसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं रूल ऑफ लॉ। ठीक है, क्या बोलते हैं दोस्तों, रूल ऑफ लॉ, यानी कि कानून का शासन। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि जो भारतीय संविधान है उसमें जो संसदीय प्रणाली है वो किस देश के संविधान से लिया गया है, तो दोस्तों याद रखेंगे आप, वो भी ब्रिटिश पार्लियामेंट से लिया गया है या फिर ब्रिटेन से लिया गया है, याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पे। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है, तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वही क्या होते हैं, भारतीय संविधान के संरक्षक होते हैं। ठीक है,
याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 7 से रिलेटेड कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट देखिए, जिसमें भारत के राष्ट्रपति से संबंधित मैंने कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऐड किया है। तो दोस्तों इसमें आर्टिकल 52 में क्या है, भारत का राष्ट्रपति, इसकी परिभाषा आर्टिकल 52 में दिया गया है। उसके बाद आर्टिकल 53 क्या है, जो संघ की कार्यपालिका की शक्ति है वो राष्ट्रपति में होगा। याद रखेंगे, बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। आर्टिकल 54 क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो मंडली तैयार की जाती है दोस्तों, वो है आर्टिकल 54 में। ठीक है। अनुच्छेद 55 क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रणाली है, जो रीति है, वो आपको अनुच्छेद 55 में देखने को मिल जाती है। अनुच्छेद 56 में जो राष्ट्रपति का पदावधि है वो दिया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 57 में, जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो गया है या फिर राष्ट्रपति कोई दोबारा चुना जाना है, तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन लगेंगे, क्या क्या उसके लिए पात्रता की आवश्यकता है, इस बात की चर्चा अनुच्छेद 57 में देखने को मिल जाता है। उसके बाद अनुच्छेद 58 क्या है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए जो अर्हताएं हैं, ठीक है, अगर कोई पहली बार राष्ट्रपति बन रहा है तो उसके लिए क्या क्या अर्हताएं हैं, उसका जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 58 में है। अनुच्छेद 59 में क्या है, राष्ट्रपति के पद के लिए जो शर्तें हैं वो है। अनुच्छेद 60 में क्या है, राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का उल्लेख है। सभी आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए मैंने इन्हें ऐड किया था। चलिए आइए अगले प्रश्न पे। भारतीय लोकतंत्र के आदर्श हमें संविधान में कहाँ मिलते हैं? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, प्रस्तावना। ठीक है, याद रखेंगे प्रस्तावना के बारे में। प्रस्तावना के बारे में बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा है, जैसे एन.ए. पालकीवाला ने इसको क्या बोला है, तो दोस्तों एन.के. पालकीवाला ने इसको संविधान का आइडेंटिटी कार्ड बोला है। ठीक है, इसी को ठाकुर भार्गव दास ने क्या बोला है, तो ठाकुर भार्गव दास ने इसे संविधान की आत्मा बोला है। ठीक है, उसके बाद पूछा जाता है कि मुंशी जी ने इसको क्या बोला है, के.एम. मुंशी ने, तो इसको संविधान की जन्म कुंडली बोल रखा है। ठीक है, तो याद रखेंगे, बहुत सारे फैक्ट हैं, मैं बात करता रहूँगा इसके बारे में। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे दिया गया है, इसे भी पढ़ लें। देखिए अगर पूछा जाए भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देखते हैं, तो प्रस्तावना में। ठीक है, संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंबित होते हैं किसमें, वही उद्देशिका ही प्रस्तावना है। ठीक है, उसके बाद आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था, जिसको हम बाद में प्रस्तावना के रूप में देखते हैं, तो वह है जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, चलिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त कानून के समक्ष समानता वाक्यांश उधार लिया गया है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 9 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए कुछ महत्वपूर्ण जैसे प्रावधान किस संविधान से क्या लिया गया है वो दिया गया है। अगर आपसे प्रश्न बने आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए जाते हैं, इसका प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो जर्मनी के संविधान से। संयुक्त राज्य अमेरिका से जो प्रावधान लिए गए हैं अपने संविधान में वो दिया गया है, एक बारी मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 का प्रावधान भी यहीं से लिया गया है। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के कार्य, उसके बाद उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने की प्रक्रिया, मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, ये सभी जो हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, याद रखेंगे आप। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। संवैधानिक राजतंत्र का अर्थ है, तो दोस्तों प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करता है। ठीक है, याद रखेंगे। आइए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। परमाल भित्तियों के संरक्षण के लिए भारत सरकार को निम्नलिखित में से एक समुद्री पार्क घोषित किया गया। ठीक है, तो अब हम भारतीय भूगोल से संबंधित प्रश्न देख रहे हैं। तो इसमें जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, कच्छ की खाड़ी को। ठीक है, याद रखेंगे। और ग्रीन सैवाल पार्क भी कच्छ की खाड़ी में बनाया जा रहा है, वो भी याद रखेंगे। अब देखिए आपको यहाँ पे प्रवाल से संबंधित प्रश्न इन्वायरमेंट से जोड़ के, ज्योग्राफी से जोड़ के पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए इनके पनपने के लिए ना दोस्तों पानी में कम से कम 22 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना ही चाहिए। ठीक है, परमाल भित्ति के लिए पानी की गहराई कम से कम 200 मीटर होनी चाहिए और उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, परमाल केवल खारे पानी में रह सकते हैं और
उनके अगर समुचित विकास के लिए बात करें तो लवणता जो लवणता होता है वो 27 से 40% होना चाहिए। जैसे नमक जो है वो 27 से 40% ही होना चाहिए, ठीक है। तो याद रखेंगे दुनिया का 1/3 जो अधिक प्रवाल भित्ति है वो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस के प्रदेशों में स्थित है। तो आपको पता है ग्रेट बैरियर रीफ जो एक प्रवाल भित्तियों के हड्डियों से बना हुआ एक रीफ है, दीवार है, ठीक है। तो वो ऑस्ट्रेलिया के आप वेस्टर्न कोस्ट में देख पाते हैं, ठीक है, सॉरी ईस्टर्न कोस्ट में देख पाते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हमने इसके महत्वपूर्ण फैक्ट को देख लिया है। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न पे। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो दोस्तों गुजरात की। सबसे कम पूछे तो दोस्तों गोवा की, ठीक है। अगर पूछे गुजरात की तटरेखा को किस नाम से जानते हैं तो दोस्तों काठियावाड़ तट के नाम से जानते हैं। किस नाम से? काठियावाड़, ठीक है। और सभी के सभी फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप बिल्कुल क्विट मत कीजिएगा, पूरा सेशन एंजॉय कीजिएगा। नियमगिरी पहाड़ी कालाहांडी जिले में स्थित है। तो दोस्तों आपसे प्रश्न बन रहा है कि ये कालाहांडी जिला है कहाँ, किस प्रदेश में है? तो प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आपको उड़ीसा में देखने को मिल जाता है। चलें अब हम बात करेंगे अपने भूगोल के अन्य प्रश्नों पे। जैसे अगर पूछा जाए प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, कौन सी है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनाईमुडी। यह आपको यहाँ पे अनाईमुडी एक अगस्त्यामलाई एक पहाड़ी है, वहाँ पे उस पहाड़ी सीरीज में ये आपको देखने को मिलती है अनाईमुडी, ठीक है। ये दक्षिण या फिर प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अगर आपसे पूछा जाए दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी तो नीलगिरी पहाड़ी पर है, उसका नाम है दोस्तों डोडा बेट्टा, ठीक है। क्या नाम है दोस्तों? डोडा बेट्टा। यहाँ पे डोडा बेट्टा का अगर अर्थ पूछा जाए तो बड़ा बेटा, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है? बड़ा बेटा। तो नीलगिरी का बड़ा बेटा कौन सा है दोस्तों? डोडा बेट्टा है, ठीक है। याद रखेंगे, सभी फैक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। इससे आपका 1 सेकेंड ही जाएगा। दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि होती है, जो फर्टिलाइज लैंड होता है, वो क्या कहलाता है? तो दोस्तों उसको हम बोलते हैं दोआब क्षेत्र, ठीक है। तो गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र को अगर प्रश्न बने तो दोस्तों याद रखेंगे ये जो गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र है इसको हम ब्रह्मऋषि प्रदेश के नाम से एंशिएंट हिस्ट्री में यानी वैदिक काल में जानते थे, ठीक है। याद रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अटक से अटक नामक विजय घोष किससे जुड़ा है? तो मेरे दोस्त ये जो इसका राइट आंसर है ना वो किससे जुड़ा है आप बताएं जल्दी से, मैं उनका नाम भी बताऊंगा, ठीक है। तो ये मराठा से और शिवाजी से संबंधित है, ठीक है। अटक से अटक नामक विजय घोष, ठीक है। आइए यहाँ पे देख लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। मराठा अगर राजा छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की स्थापना की, ठीक है, जिसमें मराठा और अन्य जातियों की योद्धा और अन्य जातियां शामिल थीं। यह साम्राज्य 17 से 18वीं शताब्दी के लिए भारत में प्रमुख था। अटक की युद्ध 18 अप्रैल 1758 को मराठा साम्राज्य और दुर्रानी साम्राज्य के बीच हुई थी। किसके बीच हुई थी दोस्तों? तो ये मराठा साम्राज्य और दुर्रानी साम्राज्य के मध्य, ठीक है। याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 पे। निम्नलिखित में से किसने 1792 में गीत गोविंद का अनुवाद किया? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, सर विलियम जॉन्स ने, ठीक है। याद रखेंगे। और अगर पूछे कि गीत गोविंद की रचना किसने की तो दोस्तों जयदेव ने। किसने की थी? जयदेव ने। याद रखेंगे, दोनों फैक्ट आपके परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आइए, भूदान योजना की शुरुआत किसने की थी? प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आचार्य विनोबा भावे ने, ठीक है। किस वर्ष किया था इन्होंने? इस प्रश्न का जवाब आप स्वयं दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं आप, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए 1951 में। अब फिर भी आप कमेंट सेक्शन में जवाब दे दीजिएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 19 देखिए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के कारण भारत में निम्नलिखित में से किसकी शुरुआत हुई? तो दोस्तों अगर हम भारतीय इतिहास में देखें तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 में आया था, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए, इसमें जो राइट आंसर की बात करें तो इसमें उन्होंने द्वैत शासन की शुरुआत करी थी, ठीक है। याद रखेंगे। चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा व्याख्या है, आप इसको देख लेंगे। प्रश्न नंबर 20 देखिए ध्यान से। निम्नलिखित में से किस घटना ने भारत में फ्रांसीसियों पर अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित किया? ठीक है, तो प्रश्न नंबर 20 का जो राइट आंसर है
ऑप्शन नंबर सी है वांडीवास की लड़ाई। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न बने कि वांडीवास की लड़ाई किस डेट को या किस वर्ष हुई थी, तो दोस्तों 22 जनवरी, याद रखेंगे 22 जनवरी 1760 में ये युद्ध लड़ा गया था। और जो वांडीवास लोकेशन है दोस्तों, ये अगर पूछा जाए कहाँ पे है, तो आप याद रखेंगे तमिलनाडु में। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो दोस्तों कमेंट में आप कुछ मत कीजिएगा, आप बस हार्ट इमोजी भेज दीजिएगा। ठीक है, मैं समझ जाऊंगा कि आप सेटिस्फाई हैं। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 पे। गाडगिल फार्मूले ने भारत में किस पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों को प्रभावित किया? अब हम अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न देख रहे हैं। प्रश्न नंबर 21 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, तीसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, अब देखिए अगर आपसे प्रश्न बने कि तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, मैं यहाँ पे 3 पंचवर्षीय योजनाओं की बात करूँगा। प्रथम चला था दोस्तों 1951 से 56 तक। कब से कब तक? 56 तक। 56 से दोस्तों 61 तक चला था आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना, और 61 से 66 तक चला था दोस्तों तृतीय पंचवर्षीय योजना। तो याद रखिएगा। ठीक है, सभी फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित थी, दूसरी जो है ये महालयोनिस प्लान पे आधारित थी, और तीसरी जो है ये गाडगिल फार्मूले पे आधारित थी। तो सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों आरबीआई की स्थापना, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप जवाब देंगे। इसकी स्थापना मुझे जहां तक पता है 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, याद रखेंगे। आरबीआई का हेडक्वार्टर दोस्तों वर्तमान में मुंबई में है, याद रखिएगा। सर्वाधिक कर राजस्व वाले भारतीय राज्य का नाम बताइए। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। ठीक है, याद रखेंगे। और एशिया का इस समय सबसे अधिक अरबपतियों का निवास स्थली भी महाराष्ट्र का मुंबई हो गया है। ठीक है, ये भी फैक्ट एग्जाम ओरिएंटेड है, देखेंगे। इसने बीजिंग को रिप्लेस किया है। प्रश्न नंबर 24 देखिए, राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किस एक तरीके को छोड़कर सभी तरीके से की जाती है? ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। सभी बचत का योग हटा दीजिए। तो इसमें एक्सपेंडिचर मेथड यूज होता है, प्रोडक्शन मेथड यूज होता है, इनकम मेथड का यूज होता है, लेकिन सभी बचत जो मेथड है इसका प्रयोग नहीं होता है। इसकी गणना कौन करता है अब? तो दोस्तों एनएसओ करता है, याद रखेंगे। ठीक है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। चलिए अब हम बात करेंगे अपने अन्य प्रश्नों पे। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रकार है तो दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करें तो अमेरिका हो जाता है, अगर समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात करें तो रसिया हो जाता है, अगर मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करें तो अपना भारत हो जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 26 देखिए। अब उत्तर प्रदेश विशेष से संबंधित प्रश्न आप देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का नाम बताइए। तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो दोस्तों आनंदीबेन पटेल हैं। ठीक है, याद रखेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। अगर पूछे इनका जो पद का प्रावधान है, यानी कि प्रदेश में राज्यपाल के पद का प्रावधान, तो अनुच्छेद 153 में देखने को मिलता है, और इनके लिए जो अर्हताएं हैं वो 157 में देखने को मिलता है। चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 27 पे। उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वायत्ता शासन का ढांचा किस प्रकार का है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी त्रिस्तरीय। त्रिस्तरीय में क्या क्या है दोस्तों, आप हमें बताएंगे। जैसे कि आप गांव में रहते हैं तो आपको पता होगा क्या क्या होता है। ग्राम पंचायत होता है, ब्लॉक होता है, और उसके बाद जिला पंचायत होता है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ याद रखेंगे, अगर पूछे कि स्थानीय स्वायत्ता के जनक कौन है, तो दोस्तों रिपन को माना जाता है स्थानीय स्वायत्ता का जनक। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 28 पे। किस सन में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत रखा गया? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 28 अति महत्वपूर्ण है, इसमें राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए 1937 में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब हम बात करेंगे अन्य प्रश्नों पे। यहाँ पे देखिए कुछ डिटेल दिया गया है। उत्तर प्रदेश को 1902 से मतलब आगरा और अवध संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था। 1 अप्रैल 1937 को ब्रिटिश शासन ने इसे यूनाइटेड प्रोविंस या तो संयुक्त प्रांत के नाम से गठित किया। भारत की आज़ादी के बाद 24 जनवरी 1950 को इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? बताइए, इसका नाम कर दिया गया दोस्तों क्या? उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसीलिए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं। ठीक है, और एक चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पे 18 डिवीजन 75 जिले हैं, और 9 नवंबर क्या हुआ दोस्तों? 9 नवंबर 2000 को क्या हुआ? उत्तर प्रदेश से अलग हुआ एक और राज्य जिसका नाम है उत्तराखंड। ठीक है,
चलिए सभी महत्वपूर्ण फैक्टों के साथ आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? तो प्रश्न नंबर 29 का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाता है क्या? ऑप्शन नंबर ए। अगर पूछा जाए इसका निर्माण किसने करवाया, तो अकबर ने निर्माण करवाया था। कब करवाया था? तो 1571 में। ठीक है, देखिए सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो आप प्रश्नों को क्विट नहीं करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश में अयोध्या में स्थित शिलालेख किस काल का है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, शुंग काल का। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए पुष्यमित्र जो अगर बात करें शुंग काल की स्थापना, तो पुष्यमित्र शुंग द्वारा इसकी स्थापना रखी गई थी। पुराणों में जो पुष्यमित्र शुंग हैं उनको सेनानी कहा गया है। शुंग उज्जैन प्रदेश की थी, ठीक है, जहां इनके पूर्वज मौर्यों के प्रधानमंत्री और सेनापति हुआ करते थे। ठीक है, शुंग वंशीय पुष्यमित्र अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त मौर्य के सेनापति थे, याद रखेंगे। शुंग राजवंश में कुल 10 राजाओं द्वारा 185 से लेकर 73 ईसा पूर्व में 112 वर्षों तक शासन किया गया। ठीक है, चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न पे। हाल ही में भारत और ने विधि एवं विवाद समाधान क्षेत्र में सहयोग से संबंधित समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो भारत और किसने दोस्तों? भारत और सिंगापुर ने। ठीक है, किसके बारे में? विधि एवं विवाद समाधान के बारे में। ये करंट अफेयर अब आप देख रहे हैं। चुनाव आयोग ने अर्जुन पुरस्कार विजेता शीतल देवी को अपना राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन घोषित किया। वह किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, तीरंदाजी से। ठीक है, जम्मू कश्मीर के छोटे से गांव से रहने वाली हैं शीतल देवी और इन्होंने अर्जुन अवार्ड जीत लिया है। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 33 देखिए, दिल्ली के उदय भाटिया और हरियाणा के मानसी गुप्ता को 14 मार्च 2024 को डायना स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 33 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मानवीय कल्याण के लिए। ठीक है, हाल ही में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के पास कहाँ पहला अपाची लड़ाकू हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन स्थापित किया है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जोधपुर में। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। तमिलिसाई सुंदरराजन ने राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 35 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा या त्यागपत्र किसको देता है? तो दोस्तों उपराष्ट्रपति को। ठीक है, निम्नलिखित में से किसको हाल ही में प्रतिष्ठित पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, रतन टाटा जी को। अगला प्रश्न देखिए, जस्ट वेट। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किस राज्य में जनजातीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण और संवर्धन केंद्र की आधारशिला रखी है? तो प्रश्न नंबर 37 का राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, झारखंड में। कहाँ पे? झारखंड में। चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 38 पे। भारत सरकार ने हाल ही में राज्य के माजुली मास्क को भौगोलिक संकेत का मतलब दर्जा दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन सा प्रदेश है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, असम। 39 नंबर का प्रश्न देखिए, 15 से 17 मार्च 2024 तक रूसी राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 39 में जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, व्लादिमीर पुतिन को। ठीक है, आ जाइए अब हम हिंदी से संबंधित प्रश्न देखेंगे। छ, त्र, ज्ञ ये तीनों कौन से व्यंजन हैं? तो दोस्तों ये तीनों संयुक्त व्यंजन हैं। ठीक है, और देखिए मैंने पहले टेस्ट में मैंने समझा रखा है संयुक्त व्यंजन क्या होता है। जहाँ पे दो वर्ड मिलके एक वर्ड बनाते हैं उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। आग कौन सा शब्द है? तो दोस्तों बताइए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, तद्भव है। ठीक है, अग्नि को तोड़ फोड़ के आग कर दिया गया है। ईमानदारी में कौन सी संज्ञा है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 42 का राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी, भाववाचक, क्योंकि ईमानदारी एक भाव होता है। यहाँ पे देखिए संज्ञा के बारे में थोड़ा सा डिटेल है कि कौन कौन सी संज्ञा है। आप वीडियो रोक के यहाँ पे पढ़ लीजिएगा फिर आगे बढ़िएगा। ख्याल कौन सा शब्द है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एक विदेशज शब्द है। ठीक है, फॉरेनर लैंग्वेज, फॉरेनर वर्ड। देशभक्ति कौन सा समास है देशभक्ति में? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 44 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास। ठीक है,
यहाँ पे आपको समास के थोड़े भेद दिए गए हैं, आप इनको पढ़ लीजिएगा। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि। ठीक है, यहाँ पे देखिए समास के भेद जैसे मैंने बताया यहाँ पे दिया गया है, आप देख लीजिएगा एक बारी। व्याकरण जानने वाले वाक्य के लिए एक शब्द क्या है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 45 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, उसको व्याकरण कहते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 46 क्या है? गाल बजाने का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 46 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, डिंग हाँकना। गाल बजाना मतलब डिंग हाँकना। अगर मगर करने का क्या अर्थ है? प्रश्न नंबर 47 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, बहाने बनाना। ठीक है, प्रश्न नंबर 48 शुद्ध शब्द कौन सा है? ढूंढिए। प्रश्न नंबर 48 का राइट आंसर ढूंढना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सच्चिदानंद। ठीक है, सच्चिदानंद। चलिए प्रश्न नंबर 49 देखिए, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दीर्घ संधि। ठीक है, प्रश्न नंबर 50 देखिए, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 50 का राइट आंसर क्या होगा? इसको बोलते हैं दावानल। ठीक है, तो आप हमें एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। जब समुद्र में लहरों के टकराने से आग लगती है तो उसको क्या कहते हैं? जब भूख लगती है तो उस आग को क्या कहते हैं? आप इन प्रश्नों को जवाब दीजिएगा। ठीक है, और देखिए आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। अब मिलेंगे हम अगले सेशन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मोटिवेटेड रहिए, खूब पढ़िए। आपके एग्जाम में मात्र 6-7 दिन बचे हैं और पूरा 100% अपना दीजिए। जय हिंद, जय भारत।